हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और रीट लेवल 1 के लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा इसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट करके अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेवल 1 एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पहला सब्जेक्ट है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 30 और मार्क्स भी दोस्तों आपको मिलेंगे 30। लैंग्वेज 1 है जिसमें आपको हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती में से आप एक चुन सकते हैं। इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 30 और मार्क्स भी मिलेंगे 30 दोस्तों। दूसरी लैंग्वेज आपको मिलेंगी लैंग्वेज 2, जिसमें से आप एक चुन सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 और मार्क्स भी होंगे 30 दोस्तों। अगला विषय मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 30 और मार्क्स भी होंगे 30 दोस्तों। अगला पांचवा विषय होगा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 और मार्क्स भी होंगे 30 दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास हैं 150, मार्क्स होंगे 150 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट दोस्तों। तो आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो यह गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन कहलाता है आपका बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी। एक भी क्वेश्चन जो आप मिस मत कीजिएगा। आगे देखिए कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो किस विधि की सहायता लेनी चाहिए दोस्तों? ये लेनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न कि हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों शारीरिक से। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों प्रेरणा का विचार जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। मैस्लो के अनुसार प्रेरणा का जन्म जो है आवश्यकता से होता है। मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं को इंगित किया है जो चरणबद्ध हैं तथा एक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता का जन्म होता है। तो आवश्यकता का सोपान जो है दोस्तों उसमें आपको मिलेगी शारीरिक आवश्यकता या जिसे भौतिक आवश्यकता भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन जो है दोस्तों वो किया था किलपैट्रिक ने। ऑप्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रश्न कि अवलोकन का एक उदाहरण है। अवलोकन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? इनमें से आपके ऑप्शन हैं आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। तो दोस्तों ये है आकलन। ऑप्शन ए, बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों
कि जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो तो इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है दोस्तों विश्वसनीय परीक्षण। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है दोस्तों सीखने में अक्षमता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि समावेश किसका करती है दोस्तों? तो बुद्धि जो है दोस्तों वो अपसारी चिंतन का समावेश करती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अपसारी चिंतन का तात्पर्य एक से अधिक क्षेत्र का चिंतन करना होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण खालिस्तान दूर किए जा सकते हैं। क्या करके दूर किए जा सकते हैं व्याख्यान विधि के अवगुण? तो ये विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके दूर किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे है कि चिंतन क्या है। चिंतन क्या है दोस्तों? चिंतन एक प्रतीकों का प्रयोग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान पर प्रयोग करके किया था। तो ये किया था दोस्तों कुत्ते पर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। पावलोव ने जो है सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो किस प्रकार हम प्रेरित करेंगे? निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो चारों तरीकों से हम जो है इसका ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। ठीक है, छात्रों को प्रेरित करने के मुख्य स्रोत कौन कौन से दोस्तों? श्यामपट्ट द्वारा, उदाहरण द्वारा, निर्देश निर्धारण द्वारा और छात्रों की सक्रिय भागीदारी आदि द्वारा जो है हम छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। आगे है प्रश्न देखिए कि CWSN का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN होता है दोस्तों चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको CWSN कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है ये बात? तो ये कहा है दोस्तों मैकडूगल ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में मैकडूगल ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि बाल्यावस्था अवस्था होती है। तो बाल्यावस्था अवस्था होती है दोस्तों 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है कि तत्व व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान पर बल देता है।
तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों, वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि अपराधी बालक कौन होते हैं। तो अपराधी बालक वो होते हैं दोस्तों जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न पर कि बच्चे के विकास के सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सत्य कथन है दोस्तों, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो ये पड़ती है दोस्तों बचपन अवस्था में। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि सीखने की विकलांगता के साथ लोगों को, तो ये दोस्तों एक क्षेत्र और उच्च कौशल के विशेष क्षेत्रों में गंभीर क्षति हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो ये देना चाहिए दोस्तों त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी जो है त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा इसका जवाब होगा। ऑप्शन ए क्षेत्र वर्णन द्वारा, मौखिक व्याख्यान द्वारा। ये दोस्तों दृष्टिदोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देने के जो है माध्यम नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो ये होता है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए कि बुद्धिलब्धांक सामान्यतः खालिस्तान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो यह दोस्तों उच्च रूप से, बुद्धिलब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। तो पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होती है, सीखने की गति धीमी हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो। तीनों ही बातें होती हैं दोस्तों पिछड़े बालक की। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खालिस्तान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो इसमें जवाब आएगा दोस्तों आपका वातावरण।
वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो ये देता है सिवाय बुद्धि प्रक्रमण क्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। दोस्तों ये गतिविधि है श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो ये तो दोस्तों आपको बाल विकास एवं शिक्षा स्तर के प्रश्न। अब हम करवाएंगे आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश के प्रश्न। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों जो सही कथन आपको देख चुनना है, आपको पैसेज दे रखा है दोस्तों, उसमें से प्रश्न आपको दिए मिलेंगे, उसमें से आपको आंसर छांटने हैं। तो पैसेज है द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप्ड इन द मिथिला रीजन इन द विलेजेज अराउंड मधुबनी बिहार। तो आपको मधुबनी पेंटिंग के विषय में पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, इससे संबंधित में प्रश्न देखने होंगे। तो आपका ये पूरा का पूरा जो है पैसेज दे रखा है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए। 31वां प्रश्न कि मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंशियली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं दोस्तों वो शुरुआती रूप से धार्मिक रूप की प्रकृति की होती हैं। जब वो क्या करती हैं, जब वो व्हेन दे आर डन इन द पूजा रूम, तो वे जब वो पूजा के स्थल पर दिखती हैं आपको, तो वो ऐसी दिखती हैं कि मानो वो किसी धार्मिक प्रकृति की मूर्तियां हों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि दीज पेंटिंग्स बिकम सेकुलर व्हेन दे डिपिक्ट। जो ये चित्र हैं वो समान हो जाते हैं, संप्रभु हो जाते हैं जब वो क्या करें, जब वो है वेडिंग सीन्स, जब वो दिखते हैं शादी समारोह के अवसरों पर। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि ये मधुबनी पेंटिंग्स शोज ओनली, जो एक मधुबनी पेंटिंग है वो सिर्फ दिखाती है, ये दिखाती है हिंदू डीटीज को, यानी कि हिंदू मान्यताओं को। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि खालिस्तान ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स द वर्ड प्लास्टर्ड इज। जो प्लास्टर्ड है दोस्तों, इसमें सेंटेंस में प्लास्टर्ड क्या है, क्या वो इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, पार्टिकल है या जिरंड है। दोस्तों ये क्या है, पार्टिसिपल है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज। जेनिस, जेनेसिस का जो अर्थ होता है दोस्तों, उसका सर्वनाम क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, जेनेसिस होता है जन्म होना, उत्पन्न होना, इसका सिनोनिम होगा बर्थ। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों आपको पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे। पैराग्राफ देखिए, ए रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशंस वाज देयर बेसिक सिंप्लिसिटी। देयर वर इन्यूमरेबल साइंटिस्ट पोजेसिंग डीप नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो दोस्तों आपको पैराग्राफ दे रखा है, पूरा का पूरा देख लीजिए आप, इसमें से संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए 36वां, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एडिसन बिकेम प्रोस्परस बिकॉज ही। लेखक के अनुसार जो एडिशन है वो समृद्ध हो जाता है क्योंकि वह
क्योंकि वह हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, क्योंकि उसके पास जो है बिजनेस करने की बुद्धि थी, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिशन नीडेड, एक्सपेरिमेंटल कार्य करने के लिए एडिशन को ज़रूरत होती है। ये होती दोस्तों ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, बहुत सारी मात्रा में पैसों की। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि द वर्ड अनकैनी एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, अनकैनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनकैनी होता है दोस्तों विचित्र, और इसका सिनोनिम होगा आपका वियर्ड। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि द अपोजिट ऑफ फेमस इज, फेमस का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ये है दोस्तों अननोन। फेमस होता है प्रसिद्ध, अननोन होता है जिसको कोई जानता ना हो। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जो इसको अंडरलाइन कर रखा है? अंडरलाइन है एनी, साइंटिफिक फैक्ट। तो एनी क्या है इसमें? तो एनी है दोस्तों एक एडजेक्टिव, ये एक विशेषता बता रहा है कि कोई भी एक वैज्ञानिक तथ्य। तो एडजेक्टिव है दोस्तों एनी। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है दोस्तों। आपको सेंटेंस पूरा का पूरा दे रखा है, द बॉय सेड आई सेल कम विद यू। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी दोस्तों, वो बनानी है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी दोस्तों, द बॉय सेड दैट ही वुड गो विद अस। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है 42वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कि द वोवल्स दैट डू नॉट चेंज इन क्वालिटी इवन व्हेन दे आर मेड लॉन्ग आर नोन एज, वो स्वर जो अपनी गुणवत्ता में अंतर नहीं कर पाते हैं जब वो बने हों लंबे तरीके से, और उनको कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों प्योर वोवल्स, मोनोफ्थोंग्स इन्हों को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, बोथ ए एंड बी। जिनको बोलते समय ज़्यादा स्वर का उच्चारण होता है दोस्तों, ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्योर वोवल्स या मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इज, तो आपको डिप्थोंग्स की संख्या बतानी है दोस्तों। तो ये होती है आपकी 8 दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। डिप्थोंग्स 8 होते हैं, मोनोफ्थोंग्स 12 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है द फुल फॉर्म ऑफ जी आई ईज, जी आई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों जनरल इंडिया इंग्लिश, जनरल इंडियन इंग्लिश होती है जी आई की फुल फॉर्म। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे द बॉयज किल्ड द स्नेक विद स्टिक, जो लड़का है उसने सांप को मार दिया, किससे? एक छड़ी से। तो दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनानी है इसकी, तो इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनेगी वो बनेगी दोस्तों ऑप्शन ए, द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉयज विद स्टिक। ठीक है, आगे देखिए, कैंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से 60 आपको मिलेंगे दोस्तों ये। तो क्वेश्चन देखिए 46वां कि द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेज, फ्रेजेज कंबाइन टू फॉर्म क्लोजेज एंड क्लोजेज जॉइन टू मेक सेंटेंसेज नोन एज, वाक्यांशों से वाक्य, वाक्य से क्लोजेज के निर्माण होने की प्रक्रिया को किस अध्ययन के रूप में जाना जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सिंटैक्स। ऑप्शन डी।
उसको कहा जाता है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स होता है दोस्तों वाक्य विन्यास, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ब्लैंक कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने व्यंजन साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं? तो ये हैं दोस्तों 24, ऑप्शन बी। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में, और वोवल साउंड्स जो हैं वो 20 हैं, याद रखिएगा दोनों। टोटल जो है 44 हैं। ठीक है, बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीओ 2005 के अनुसार इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश जो है भारत में, इज ब्लैंक इन ए मल्टी लैंग्वेज कंट्री। इंग्लिश जो भारत में है किस प्रकार की मानी जा सकती है? ये मानी जाती है दोस्तों एक ग्लोबल लैंग्वेज, ऑप्शन ए। ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है इंग्लिश बहुभाषिक देशों में, ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स। जो एक अध्यापक है वो क्लास को छोटे छोटे समूह में बांट देता है, एंड आस्क्स देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेव एनवायरनमेंट। उनको कहता है कि अपने पर्यावरण बचाओ टॉपिक पर अपने विचार दीजिए। स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। जो बच्चे हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाता है अपने योजनाओं और अपने प्रेजेंट और सृजनात्मकता को चुनने का। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग दैम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विच अप्रोच मैथड इज फॉलोड इन द क्लास। जो अध्यापक है वो सुविधादाता बन जाता है उन बच्चों का, और उनको खुला छोड़ देता है चाहे वो कुछ करें। उनको सिर्फ टॉपिक दे रखा है कि सेव एनवायरनमेंट आपको इस टॉपिक पे लिखना है। तो जो अध्यापक है वो किस अप्रोच का, किस विधि का प्रयोग कर रहा है क्लास में? तो ये कर रहा है दोस्तों कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, सृजनात्मक अप्रोच का। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, निर्माणात्मक अप्रोच, सृजनात्मक अप्रोच होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, आगे देखते हैं, ए टीचर ऑफ क्लास फोर्थ ब्रोट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम अमोंग द स्टूडेंट्स। एक क्लास चौथी का भी जो अध्यापक है वो बच्चों के लिए किताबें और कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स जो हैं वो बांट देता है। देन सी सैड, और तब वह कहती है, टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक्स फॉर आवर प्लेजर। तो कहती है कि आज इन किताबों को हम पढ़ेंगे बड़े आराम से, आनंद के साथ। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, यह अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, यानी कि पाठ्यक्रम से अलग कोई पुस्तक पढ़ना होती है दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2.5 year old चाइल्ड पिक्स अप हिज सिबलिंग्स बुक। एक 2.5 साल का जो बच्चा है वो अपने छोटे भाई की बुक को उठा लेता है, बड़े भाई की बुक को उठा लेता है, एंड लुकिंग एट द पिक्चर्स, और उनके चित्रों को देखता है, टेल्स स्टोरी, और कहानी कहता है। द चाइल्ड इज, जो बच्चा है वो क्या है? तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये कहेंगे एमर्जेंट रीडर। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, उसे कहेंगे एमर्जेंट रीडर। आगे देखिए कि टीचर ऑफ क्लास थर्ड, एक अध्यापक जो है क्लास थर्ड का, फाइंड्स दैट, वह पाता है कि सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली व्हेन से एक्सप्लेन्स देम ओरली। वह पाता है कि वह उनको जब कंसेप्ट समझाती है तो वह जब उसको मौखिक रूप से बोलती है तो वह ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाते हैं बच्चे। देयर लर्निंग स्टाइल इज, उनका जो अधिगम का प्रकार है वो किस प्रकार का है? तो ये है दोस्तों ऑडिटरी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है उसके कहेंगे हम ऑडिटरी। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। एक अध्यापक जो है वो बच्चों को कहता है कि इस टेक्स्ट को पढ़िए और अपने तरीके से इसको संदर्भित कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। विच सब स्किल, किस प्रकार की उपक्षमता जो है, इज सी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास, वो क्लास में कर रही है। तो ये कर रही है दोस्तों इन्फरिंग प्रकार की। ऑप्शन है इसका जवाब होगा।
इन्फरिंग सॉफ्ट स्किल जो होती है वो अध्यापक करवा रही है बच्चों को। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा के प्रश्न है ये। आगे देखते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी कहना है, एंड लिसनिंग और सुनना है, जो स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वह अच्छी तरह से भूमिका निभाती है, क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं, तो कहानियाँ होती जो हैं वो प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल, वो भाषा को जो है पूरे समग्र रूप से अपने प्रस्तुत करती है दोस्तों। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, शुरुआत में द ऑनेस्ट वुड कटर को पढ़ने से पहले जो अध्यापक है वो शुरू कर देता है डिस्कशन बच्चों से विद द स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी के विषय में, ईमानदारी के विषय में। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी, जो अध्यापक इस प्रकार की गतिविधि को करके कि क्या करना चाह रहा है। तो जो अध्यापक है दोस्तों वो बच्चों में एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चों की पूर्वाग्रह ज्ञान है उसको पाना चाह रहा है कि बच्चे उसके बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले वो बच्चों के मूल्यांकन करता है, उनका बोध जानता है कि वो क्या जानते हैं ऑनेस्टी के बारे में। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे चाइल्ड गोट एडमिशन टू ए न्यू स्कूल, एक जो बच्चा है वो एक नए स्कूल में उसने दाखिला लिया है। द टीचर वॉज सरप्राइज्ड, जो अध्यापक है वो हैरान होता था, टू सी दैट, वो देख के कि सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कि वह 4 भाषाएं बोल लेता है, बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, और वह इंग्लिश में बोल नहीं पाती है। सीजे वह क्या है, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषिक बच्ची उसको कहेंगे। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों प्रश्न। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words, he should, एक जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो पढ़ लेता है चैप्टर्स को एंड उसमें कुछ कठिनाइयाँ और कुछ अपरिचित शब्द उनको मिलते हैं और वह उनको अर्थ निकालने का प्रयास वह करता है और उसको अर्थ नहीं मिलता है, तो जो वर्ड हैं वो क्या होने चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए उनके लिए। तो उस समस्या को निपटाना करने के लिए गैस द मीनिंग इन द कंटेंट, जो आपको कंटेंट दे रखा है उसका अर्थ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि टीचर ऑफ क्लास 5, जो 5वीं क्लास का बच्चा है, जो टीचर है अध्यापक है, वो बच्चे को जो क्या करता है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ाने की कोशिश करता है सिलेबस में से। सी शुड वो क्या करना चाह रही है, तो जो अध्यापिका है दोस्तों वो यूज ए ग्रामर गेम, वो व्याकरणीय खेल विद ए फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, व्याकरणीय खेल के रूप में बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संरचना को समझाना चाह रही है, केंद्रित करना चाह रही है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों, यानी खेल खेल के माध्यम से वह इसको समझा सकती है जिससे कि उनको ज़्यादा जटिल वह कार्य ना लगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब है दोस्तों। आगे देखिए, एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जो रोल होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उपकरण का, हेल्प चिल्ड्रन टू, वह बच्चों में सहायतित होता है किसके उपयोग के कारण, तो ये होता है दोस्तों जनरेट ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स यानी ग्रामर के व्याकरण के नियमों को जनरेट करने के लिए, उत्पत्तित करने के लिए। तो एलईडी इसमें बच्चों की सहायता करता है। ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न है 60वां प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो कथन है वो सही है दोस्तों। तो सही कथन दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी
कि चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ए ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक ए सोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। जो बच्चे हैं वो स्कूल में एक खजाने को ढूंढने की अनुभव के साथ आते हैं और अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए एक प्रकार का ये स्रोत हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ये थे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों लैंग्वेज 2 हिंदी पर, जिसकी भी लैंग्वेज 2 या 1 हिंदी और दोस्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो देखते हैं दोस्तों गद्यांश हमें क्या दे रखा है कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। तो दोस्तों ये आपको पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए 61वां कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो ये है दोस्तों स्वार्थी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि पठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों वो शब्दांश के पहले लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसमें उपसर्ग जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है अधि, इक, और प्रत्यय जो है वो ता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो ये बताई गई है दोस्तों अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है दोस्तों अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 66 से 71 तक कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए काव्यांश क्या दे रखा है हमें कि विद विद प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में बिन भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। दोस्तों आपको काव्यांश दे रखा है, बहुत ही सुंदर काव्यांश है दोस्तों, अब पढ़ लीजिएगा इसको और उससे संबंधित प्रश्न देखिए। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है दोस्तों। तो इसमें तूफान का अर्थ है दोस्तों कठिनाइयां। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंडमान से कश्मीर है भारत में, यह है दोस्तों दूरस्थ राज्य। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां वहां शुभ कार्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों नव। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, पद पग चरण जो है पैर के समानार्थी होते हैं, नव नहीं। आगे कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है,
आगे देखिए कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, तो ये है दोस्तों अपनी अपनी, ऑप्शन डी। ठीक है, शेष सभी में द्वंद्व समास है दोस्तों, और आपको बता दें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अपनी अपनी जो है दोस्तों अविभाज्य समास का उदाहरण है, इसलिए भिन्न है। आगे है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ठीक है, आगे है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, आगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यह है दोस्तों बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 77वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत करिएगा। आगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो है दोस्तों होती है बच्चे की भाषाई पूंजी, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। यह होता है दोस्तों उद्देश्य सीखने को विस्तार देना, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है कि भाषार्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोस्तों समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। यह कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, ऑप्शन इसका जवाब होगा। तो भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है दोस्तों, निरपेक्ष नहीं होता है। आगे है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम तो ये होना चाहिए दोस्तों बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आदि से अंत तक तो उसे कहा जाता है दोस्तों दिगंत, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए
कि सूर्योदय हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? यह है दोस्तों संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है कि मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह है दोस्तों बिल्कुल सरल वाक्य, ऑप्शन ए। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है दोस्तों उसे सरल वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा। आगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, का अर्थ होता है? इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। आगे, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो दोस्तों ये है हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में गंगा हिमालय से निकलकर अलग प्रतीत हो रही है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए अपादान के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है से, तो इसीलिए हिमालय से गंगा निकलती है अपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं कि नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों नाटकीय, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 13 प्रकार के, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। आगे, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों वो शब्दांश के पीछे लगते हैं, और अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है इका, ऑप्शन डी। आगे है कि सही वर्तनी है, तो सही वर्तनी है दोस्तों षष्ठ, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं विषय गणित पर। तो देखिए 91वां प्रश्न, कैसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं वो क्रमागत संख्याएं हैं x+1 और x+2। हमें क्या दे रखा है, जिनमें पहली का 2 गुना, पहली का 2 गुना क्या होगा 2x हो जाएगा, दूसरी का 3 गुना, दूसरी का 3 गुना क्या हो जाएगा गुणा 3x+1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3x+3 हो जाएगा इसमें, और तीसरी का 4 गुना यानी क्या हो जाएगा 4x+8 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, यहाँ 191 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्तों 20। तो संख्या कौन कौन सी हैं, x की वैल्यू 20 हो जाएगी, x+1 की वैल्यू हो जाएगी 21 और x+2 की वैल्यू हो जाएगी 22, यानी कि 20, 21, 22 हमारी संख्या है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। बिल्कुल आसान प्रश्न था। ठीक है, आगे देखिए, ये कार्यालय में एक 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं, उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? दोस्तों सुरक्षित मेज जो हैं दोस्तों आप देखेंगे तो कितनी होंगी, वो होंगी 1/6 मेजें और टूट जाएं, ये टूट गई दोस्तों 1/6, तो कितनी बची हमारे पास 1 - 1/6 बची, यानी कि 5/6 बची। ठीक है, तो कितनी बची हैं 108 हैं, तो 5/6 गुना 108 कितनी मेजें हमारे पास आ जाएंगी, तो जो सुरक्षित मेजें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 90। ठीक है, और सुरक्षित कुर्सियाँ कितनी आ जाएंगी, 1 - 1/4 करेंगे तो हमारे पास कुर्सियाँ सुरक्षित आ जाएंगी, यानी 3/4 कुर्सियाँ सुरक्षित हैं, तो 3/4 और टोटल कुर्सियाँ कितनी 132 हैं, तो इसमें से सुरक्षित कुर्सियाँ हमारे पास आ जाएंगी दोस्तों 99।
तो कितनी सुरक्षित जोड़े बनेंगे दोस्तों? 90 का एक एक जोड़ा इसका बनेगा, इसमें से एक जोड़ा इसका बनेगा, तो टोटल 90 जोड़े हमारे पास बनेंगे दोस्तों। 9 जो है इसकी रह जाएंगी, तो 90 जोड़े सुरक्षित हमारे पास बनेंगे। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न था। आगे दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर हुए खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो खर्च हमें दे रखा है दोस्तों क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, अन्य गोल्फ, बास्केटबॉल का। तो इसमें प्रश्न देखिए, यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि रुपए 1,80,00,000 हो तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक होगी लगभग? तो निकाल लेते हैं दोस्तों हम इसका उत्तर। तो बास्केटबॉल और टेनिस हमें दे रखा है दोस्तों, तो इसमें अंतर जो होगा वो होगा आपका 63 माइनस 45 का, ये दोनों अंतर आ गया उनमें, बास्केटबॉल और टेनिस में। बटा कर देंगे हम 360। क्यों कर देंगे? क्योंकि वर्त में दे रखा है, तो वर्त का जो पूरा परिधि होती है वो 360 डिग्री की होती है, और गुना कर देंगे 1,80,00,000। ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करते जवाब आ जाएगा दोस्तों। हमारा जवाब आएगा आपके पास 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए इसका जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो खर्च की गई राशि से अधिक होगी 9 लाख रुपए, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। यहाँ दिया गया ग्राफ एक समान गति से चलते हुए एक बस द्वारा अनुसरण किए गए रैखिक पथ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें ग्राफ दे रखा है दोस्तों, पूरा का पूरा हम देख लेते हैं। और इसमें हमें बताना है कि बस द्वारा 4.5 घंटे में तय की गई दूरी हो कितनी होगी। तो 4.5 घंटे में तय की गई दूरी होगी दोस्तों 24 + 3 27 किलोमीटर टोटल होगा। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2000 + 500 + 200 + 100 + 50 पैसे का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान दोस्तों, सिर्फ योगफल में याद करना है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखने की, जो अंत वाला है हमें पैसे में दे रखा है, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका जो जवाब आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 2800 रुपये 50 पैसे दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रुपए में दे रखे हैं रुपए जोड़िए, पैसे में दे रखे हैं पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, 50/100 आपके रुपए हो गए। ठीक है, आगे 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो यह होना आवश्यक है दोस्तों गुणन, योग और परिवर्तन के रूप में जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो ये नहीं माना जा सकता है दोस्तों लैंगिक भेद को, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये दोस्तों ग्राफ पेपर, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं की से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? तो हम सत्य साबित करेंगे कि ग्रीड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए
कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन में बताना है दोस्तों। सत्य कथन जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी की प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर्विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना को। ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड को। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए ये संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। दोस्तों ये प्रवीण होंगे आपके पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये करना पड़ रहा है दोस्तों मूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों के इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। दोस्तों अध्यापक के रूप में हम विद्यार्थियों को इस संकल्पना के विषय विद्यार्थियों को गिनतारा प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों 25 + 3/100 + 4/1000। तो सिंपल सा तरीका आएगा दोस्तों इसका, आपको पता होगा कि 25 प्लस कितना हो जाएगा 3/100 0.03 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 0.004 इसका जवाब हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 25.034। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्याओं के अंकों के वर्गों का योगफल कितना है। तो 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों। ये होती है आपकी 97, जो कि महत्तम अभाज्य संख्या भी होती है और 2 अंकों की भी होती है। तो इनके अंकों के वर्गों का योग कितना होगा 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 49 आपका हो गया 130। तो इनका जोड़ होगा 130। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे एक पानी के टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है। टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरा जाएगा। तो दोस्तों 1/4 भाग तो भरा जाता है 10 मिनट में और एक भाग भरा जाएगा 40 मिनट में, यानी 10 चौका 40 मिनट में भरा जाएगा एक भाग। तो यानी कि टंकी का शेष भाग यानी शेष भाग कितना रह गया 1/4 तो भरा गया, एक माइनस 1/4 कर देंगे तो 3/4 हमारे पास शेष रह गया। तो 3/4 भाग कितना मिनट में भरा जाएगा। तो 40 का 3/4 हमारे पास हो जाएगा 4 दाएँ 40, 10 तिया 30, 30 मिनट में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो शेष भाग है वो 30 मिनट में भरा जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल आसान था दोस्तों। आगे है कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों 20% कितना होगा आपके पास, 25% और 20% की क्या हो गया, कमी और वृद्धि हो गई। तो सीधा सा फॉर्मूला हम लगा देंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दोस्तों किसी भी सकल जो दर होती है उसको निकालने की। तो जो कम कर रखी है उसको माइनस में लिख देंगे -25, जो वृद्धि दे रखी है उसको प्लस में लिख देंगे +20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 गुना 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 500 हो जाएगा, माइनस के 500/100 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा दोस्तों -10%। तो -10% क्या क्या होगा, उसको ह्रास होगा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों 10% ह्रास। माइनस में आ गया तो हमेशा ह्रास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 हो जाता, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप क्या देखेंगे कि 2 वर्ष का दे रखा है आपको, 3 वर्ष का दे रखा है, इसमें अंतर कितना है आपके पास, 1 वर्ष का है। तो हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज इनसे निकल जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज होगा आपका 575 माइनस 550, तो हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज हो गया 25। ठीक है, तो 4 वर्ष का मिश्र धन आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास टोटल दे रखा है 575 और 4 वर्ष का मिश्र धन, इसमें जो साधारण ब्याज है वो जोड़ देंगे तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 600 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो 4 वर्ष में धन हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया आपको। आगे देखते हैं कि चित्र में यदि ए बी बराबर है बी सी और कोण बी ए सी बराबर है 80 डिग्री, तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा। तो कोण ए सी डी का मान हमें बताना है दोस्तों। तो आपको दे रखा है ए बी बराबर है बी सी, यानी ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो कोण बी बराबर किसके होगा आपका, कोण बी जो बराबर होगा आपका कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दे रखा है। और आपको पता है कोण बी ए सी, ए बी सी तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो बराबर दे रखे हैं आपको, 80 आपको दे रखा है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 80 प्लस 2b, 2b क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो बराबर है, हम ए को बी को लिख सकते हैं ऐसे 180 डिग्री के बराबर लिख देंगे इनको, सिंपल सा तरीका है यहाँ तक। तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी दोस्तों, कोण बी की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कोण ए सी डी हमें निकालना है, कोण ए सी डी यानी कि ए सी डी ये हमें निकालना है दोस्तों। सरल रेखा 180 डिग्री होती है, आपको पता है। हमारे पास ए सी बी आ गया, तो 180 डिग्री में से हम 50 घटा देंगे, हमारे पास ए सी डी आ जाएगा दोस्तों, 130 डिग्री आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 130 डिग्री कहाँ पर है देखिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ए सी डी का मान होगा आपका 130 डिग्री का। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। दोस्तों इसमें आपको भुजा बढ़ा रखी है और इसमें आप दे रखा है कि वह बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा। तो ए कोण समबाहु त्रिभुज में आप क्या देखते हैं कि तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो कोण भी उसके क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, यानी सभी समान होंगे। ठीक है, तो बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, किसी भी बहिष्कोण को निकालने का, ये होता है 180 डिग्री माइनस जो आपको कोण दे रखा है उसमें से घटा देंगे, 60 डिग्री दे रखा है, तो हमारा बहिष्कोण आ जाएगा दोस्तों 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। जो आपको कोण दे रखा है उसमें से 180 डिग्री घटा देंगे, 180 डिग्री को कोण घटा देंगे तो अपना बहिष्कोण आ जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4 ए स्क्वेयर यानी भुजा स्क्वेयर। तो भुजा आपको दे रखी 20 सेंटीमीटर, आपको फॉर्मूला पुट कर देना दोस्तों, आपको जवाब आ जाएगा 3/4 गुना 20 का स्क्वेयर आपका 400 हो जाएगा, यहाँ से आपका 100 आ जाएगा, 100√3 आपका जवाब आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों 100√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है, आगे देखिए कि एक समबाहु ट्रायंगल एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर तब क्या होगा। तब जो है दोस्तों आपको सीधा सा बता दे रहा हूं, एक रूल होता है दोस्तों, ये जो होगा वो होगा 3ab² बराबर होगा 4ad के स्क्वायर के। आप देखेंगे एक ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखी है, ठीक है, इस पे लंब है एडी, एडी यहाँ पर लंब है, जो 3ab² होगा आपका, जो 3ab² है वो बराबर होगा आपका 4ad के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो ऑप्शन 20 का सीधा सा जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। आगे देखिए कि मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है तो सी की आय क्या है। दोस्तों सी की आय मान लेते हैं 100 रुपये है, सी की आय मान ली हमने 100 रुपये, तो बी की आय कितनी होगी 30 रुपये, और ए की आयु कितनी होगी 30 + 6 36 रुपये। ठीक है, हमें दे रखा है दोस्तों 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय का 30% है, तीनों चीज़ें दे रखी हैं। कुल आय कितनी हो गई हमारे पास 100 + 30 + 36 कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा। ठीक है, 166 समतुल्य किसकी हो गई हमारे पास 74,700 के। ठीक है, 74,700 यहाँ पर लिख देंगे, बटा टोटल कितना हमारे पास आया था 166 आया था, क्योंकि समतुल्य आई है, तो गुणा 100 कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45,000 रुपये। तो सी क्या हमारे पास क्या आ गई 45,000 रुपये आ गई, ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। आपको क्या करना है, सिर्फ ए बी सी की समतुल्य राशि में निकालनी है, तो टोटल हो जाएगी हमारे पास 166 समतुल्य होता है 74,700 के, तो 166 समतुल्य अगर है 74,700 के, तो रुपये 100 समतुल्य किसके होंगे 45,000 रुपये के, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे इसमें से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, क्या आ सकती है एक्स की वैल्यू। तो आपकी इसमें से एक्स की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 0 - 5/3। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, 0 रख के देख लीजिए, तो आपकी बराबर किसकी आएगी 0 की आएगी। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू -5/3 रख के देख लीजिए, आपकी 0 आएगी दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, जो आपका सवाल अगर प्रश्न से ना निकले तो आपको मैं टिक दे रहा हूँ दोस्तों, आप उसको किससे निकालिएगा ऑप्शनों से निकालिएगा। ठीक है, आगे 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको मैं बताऊंगा, क्या करना है आपको 27 और 60 की गुना कर देनी है, आपका जवाब कितना हो जाएगा 1620 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है बिल्कुल दोस्तों। और क्या कर कह रखा है इसने, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो 1620 में से हम क्या कर देंगे -28 तो घटा देंगे, क्योंकि ये गलत लिख रखी है, और क्यों मतलब कि ये बदल ली गई है 28 तो, और 82 कर दी गई है, यानी +32 82 कर देंगे, तो इसके हमारे पास टोटल आ जाएगा 1674। और टोटल हमारे पास कितना था, यानी जो संख्या है वो कितनी थी वो 27 थी, बटा 27 कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, औसत हमारा पास हो जाएगा दोस्तों 62। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, तो औसत कितना हो जाएगा 62। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। शीला के पास यदि 400 रुपये थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपये के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। तो दोस्तों मान लिया हमने शीला व शिल्पा के पास क्रमशः 5x तथा 3x रुपये सिक्के थे, रुपये थे। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जो 5x है यानी 5 रुपये के सिक्के हैं उसके पास, तो कितने के बराबर होंगे 400 के बराबर होंगे, क्योंकि मैं दे रखा है दोस्तों शीला के पास 400 रुपये थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80। ठीक है, तो शिल्पा के पास रुपये कितने हो जाएंगे 3x यानी कि 3 × 80 बराबर हो जाएगा 240। ठीक है, शिल्पा के पास सभी रुपये 5 रुपये के रूप में थे। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के थे, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 240/5 कर देंगे तो हमारे पास सिक्कों की संख्या जाएगी 48 दोस्तों। मैं पूछा ही था, ये पूछा था कि शिल्पा के पास कितने सिक्के थे, तो 48 सिक्के, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है
कि निम्नांकित दी गई भुजाओं के साथ कौन सा ट्रायंगल एबीसी संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको देख लेना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन डी है वो त्रिभुज आपका संभव नहीं होगा। त्रिभुज में दो भुजाएं जो होती हैं वो तीसरी भुजा के समान यानी बड़ा ही होती हैं, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक एंड 60 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों जीवाओं की जो आपको दूरी बतानी है वो आपको बतानी है, तो आप इस पहले सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण ट्रायंगल AMO लेंगे। AMO समकोण ट्रायंगल है ये, ठीक है। और AMO जो सुरांग सम होगी वो आपकी होगी CNO के बराबर। एक बार मैं चित्र लगा दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपका चित्र होगा इसका, ठीक है, पूरा का पूरा बना दे रहा हूँ मैं। ये आपकी ट्रायंगल होगी यहाँ पे और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों जीवाओं के बीच की दूरी की। ठीक है, तो आपको 5 दे रखा है ये ACOMNBD। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल AMO में आप देखेंगे कि आपकी OM जो आएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो आएगी 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल AMO सुरांग सम है ट्रायंगल CNO के, तो ON सेंटीमीटर किसके बराबर होगी, 3 सेंटीमीटर OM के बराबर होगी। तो ON और OM आपकी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जीवाओं के बीच की दूरी भी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। सिर्फ आपको इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है किसकी, OM² = OA² - AM²। OA² आपके पास 25 होगा, AM² आपके पास 16 होगा, OM बराबर आपका √9 होगा = 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर आपकी अगर MO आ जाती है तो ON भी आपकी पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको निकालनी है MN, क्योंकि ये जीवा है तो MN आपकी 3 + 3 हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। तो देखिए 121वां प्रश्न, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं आपको, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दी गई खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो कौन सी प्रकार की खेती है दोस्तों ये? ऑप्शन आपकी सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती। दोस्तों आपकी जो इस प्रकार की खेती को कहते हैं वो कहते हैं झूम खेती। जो झूम के यानी अलग स्थानों से अलग स्थानों पर जाके स्थानांतरित कृषि के रूप में झूम खेती की जाती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब कोई स्पेरा अपने वाद्यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों उस वाद्यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए दोस्तों 125वां। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन जो है अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है दोस्तों कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही स्तर सही उत्तर होता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपकी प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो वह कथन है दोस्तों, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए दोस्तों कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका दत्त कार्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, पक्षी हो सकता है। तो ये हो सकता है दोस्तों कौवा। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका बाग है? यह आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और फोर्थ है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो पहला, तीसरा और चौथा कथन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। दोस्तों इसमें जो सही कथन है वो है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तीनों कथन सही हैं। फोर्थ गलत है कि अबू धाबी की मुद्रा का दिनार कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, एक, दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ जानवर रात में जागते हैं। जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, तो वो है दोस्तों काला और सफेद। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों इसमें सही जो कथन होगा वो आपका वो होगा कि एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे मर्द सागर क्या है? तो मर्द सागर दोस्तों ऐसा सागर है जो सभी महासागरों में सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन बी। आगे कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो आप क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों
वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। आगे है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी। आगे है ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ये दोस्तों कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फुहारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है, कौन सी है? ये दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी। आगे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे 20 कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो ये होगा विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अथवा अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों हांगकांग का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, ये भी सही बात है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, बात गलत है दोस्तों। इसके ऊपरी बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे तारे का रंग सूचक है, तो यह उसके ताप का, ऑप्शन डी। आगे मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो मैं 3-4 कथन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से हमें सही कथन चुनना है। देखिए मधुमक्खी पालन करने शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है दोस्तों। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे की छात्रा ने अपने अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। ये दोस्तों दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, गांधी धाम से दूरी,
तो दोस्तों उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि जो पहला, तीसरा और चौथा कथन है वो बिल्कुल सही निष्कर्ष है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? ये की जा सकती है, 5वें को छोड़कर सभी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, यात्रा करने वालों का नाम, ट्रेन का नंबर और नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख। ही गलत है दोस्तों। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों एनीमिया से। ऑप्शन सी। 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो खाना जो है हम सेंक कर, तल कर, भून कर पका सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो लीजिए आपका रीट लेवल 1 का 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।